बड़े बड़े लीडर्स भी कई बार असफल क्यों हो जाते हैं? मेरे अनुसार लीडर्स दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रास रूटर, जो कि समाज के निम्न स्तर या मध्यम वर्ग से आते हैं, और दूसरे पैराशूटर। वे अपने बाप दादाओं की विरासत के कारण उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ऊंचे होते हैं। इन पैराशूटर नेताओं में से भी कुछ अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके तथा माता पिता द्वारा मिले हुए संस्कारों से महान नेता बने रहते हैं। इस श्रेणी में कई महान राजा, राजनीतिक क्षेत्र में कई नेता, और आज की तारीख में व्यापार जगत में भी मैं मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम के नामों का उल्लेख महान कारोबारी नेताओं की श्रेणी में कर सकता हूं। दूसरी ओर ऐसे भी नेता मिलते हैं जो केवल अपनी मेहनत, स्मार्टनेस, योग्यता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर विशुद्ध रूप से उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो बहुत ही निम्न स्तर की होती है। उन्हें हम ग्रास रूटर नेता कहते हैं। इन नेताओं ने जिंदगी में कदम से कदम मिलाया, रास्ते में कठिनाइयों और यहां तक कि विफलताओं का भी सामना बहुत बढ़िया से किया। लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी हर असफलता को भी सफलता की सीढ़ी में तब्दील कर दिया और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचे। मैं आसानी से नारायण मूर्ति जी, एक महान कारोबारी नेता के रूप में, व नरेंद्र मोदी जी को एक महान राजनीतिक नेता के रूप में ग्रास रूटर नेताओं की श्रेणी में नामित कर सकता हूं। यदि मैं बॉलीवुड की बात करूं तो सुशांत राजपूत व कंगना रनौत इसी ग्रास रूटर की श्रेणी में आते हैं, और उनकी प्रगति कुछ पैराशूटर बॉलीवुड के ठेकेदारों को राज नहीं आई, और एक को तो उन्होंने अपने रास्ते से ही बड़ी बेदर्दी से हटा दिया और दूसरे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। आप सभी कई महान नेताओं के संपर्क में अपने जीवन में आए होंगे या उनके बारे में पढ़ा होगा, और मैं जानता हूं कि आप में से भी कुछ अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और कुछ नेतृत्व के उच्चतम पथ की ओर अग्रसर हैं। मैं किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। ये व्यवसाय यानी कि बिजनेस, सामाजिक जीवन, खेल या बॉलीवुड जैसा सांस्कृतिक क्षेत्र या राजनीतिक जीवन या कोई अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। जब कुछ नेता इन महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो उनके पास स्पष्ट रूप से नेतृत्व करने की क्षमता व अन्य लीडरशिप क्वालिटीज तो होती ही हैं। अब हम बड़ी संख्या में ऐसे भी महान नेताओं की कहानियों को जानते हैं, चाहे वो ग्रास रूटर हो या पैराशूटर, जो लंबे समय तक उस नेतृत्व की स्थिति को बनाए नहीं रख सके। आप राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ऐसी कहानियों और व्यापारिक माहौल में भी कई कहानियों को जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि शीर्ष स्तर पर पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन शीर्ष पर बने रहना और भी ज्यादा कठिन होता है। ऐसे महान नेता कभी कभी उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी असफल क्यों हो जाते हैं? अपना IIT खड़गपुर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, KGPNs फॉर लीडरशिप। तो मैंने अपने दोस्तों से इसकी चर्चा की और उन्होंने मुझे कुछ बिंदु दिए और मैंने भी उस पर विचार किया, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने 15 ऐसे कारणों की एक लिस्ट बनाई है। जी हां, 15। जब मैं इन कारणों की चर्चा करूंगा तो आप भी कुछ नेताओं के बारे में सोच सकते हैं कि जी हां, ये नेता भी इसी कैटेगरी का है। मेरे अनुसार बड़ी संख्या में नेता अपनी महान ऊंचाइयों को विनम्रता से पचा नहीं पाते और अभिमानी हो जाते हैं। ये एक अहंकार है जो कई अन्य नकारात्मक लक्षणों की ओर उन्हें ले जाता है, और ये नकारात्मक लक्षण उस एक समय के महान नेता के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वे अपने चारों ओर तानाशाह का एक खौफ पैदा कर लेते हैं।
उनके वरिष्ठ प्रबंधक भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देने में संकोच करते हैं। वे केवल उन चीजों को ऐसे नेता को बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इनमें से कुछ अभिमानी नेता तो उनके लिए भी अपमानजनक हो जाते हैं, जो उन्हें सच्चाई और वास्तविकता बताने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ईमानदार, समर्पित और सक्षम प्रबंधक या मैनेजर एकदम चुप हो जाते हैं और या उन्हें छोड़ ही जाते हैं। ऐसे नेता अब तथाकथित चाटुकारों, जिन्हें हम चमचे भी बोलते हैं, उनसे घिर जाते हैं, जो अपने नेता को सदैव अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाकर प्रसन्न रखने में ही विश्वास रखते हैं, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर होती है। इस समय तक वो लीडर अति आत्मविश्वासी और तानाशाही का शिकार हो जाते हैं। राजनीतिक नेताओं के बीच श्रीमती इंदिरा गांधी इस श्रेणी में बहुत अच्छी तरह फिट बैठती हैं। अब इन महान नेताओं में से कई विनम्र बने रहते हैं और उनके आसपास अहंकार भी नहीं फटकता, लेकिन फिर भी वे असफल हो गए। वे अभिमान व अहंकार से दूर तो रहे, लेकिन सफलता के शिखर ने उन्हें अति आत्मविश्वास से अंधा कर दिया और इस बात को वो भूल गए कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। वे विनम्रता के साथ साथ सुस्त और आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, इसलिए वे इनोवेशन को भी रोक देते हैं, क्योंकि उनका उत्पाद बाजार में बड़ी अच्छी तरह से बिक रहा होता है। नोकिया मोबाइल फोन और कोडक इसी श्रेणी में आते हैं। इन कंपनियों ने भी बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। याद रखें कि आपका एक टॉप क्लास कर्मचारी टॉप क्लास सुपरवाइजर नहीं बन सकता। इसी तरह एक टॉप सुपरवाइजर एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। अपने पुराने कर्मचारियों की प्रमोशन एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन जब कोई संगठन बड़ी तेजी से फैलता है और वास्तव में उच्च कक्षाओं में संचालन शुरू कर देता है, तो आपकी मौजूदा प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। आपको उच्च स्तर पर संगठित होने की आवश्यकता होती है और यहां तक कि अपने प्रतिद्वंदियों से भी आपको विशेषज्ञ मिल सकते हैं और आपको उन शीर्ष प्रबंधकों को भी नियुक्त करना होता है जो वास्तव में आपसे भी अधिक योग्य और समझदार हों। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप स्लाइड के लिए तैयार रहें। कई नेता नेतृत्व की सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपने प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों और यहां तक कि श्रमिकों के साथ भी एक उत्कृष्ट व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन जब एक बार वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उनका यह संपर्क टूट जाता है। शुरू में तो उनको अपने सभी कर्मचारियों के नाम तक याद होते थे, यहां तक कि उनके परिवार के बारे में भी उनको जानकारी होती थी, लेकिन जब कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और आप शीर्ष स्तर तक पहुंच जाते हैं तो किसी भी मानव के लिए इस सब का ट्रैक रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए नेतृत्व यानी कि लीडरशिप पर जो लोग पहुंच चुके हैं उनको चाहिए कि अपने कर्मचारियों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए कई नए तरीके आविष्कार करें, जैसे कि महीने के आखिरी शनिवार के दिन एक संयुक्त जन्मदिन समारोह हो सकता है जहां पर सभी कर्मचारी पहुंचे और उन कर्मचारियों का जन्मदिन मनाया जाए जिनका जन्मदिन उस महीने में था, और आप भी 10 मिनट निकाल करके उस समारोह में पहुंचे और 10 मिनट के अंदर ही अंदर आप कितने लोगों से मिल सकते हैं। इसी प्रकार आप साप्ताहिक नाश्ते की बैठकों के लिए भी अपने शीर्ष कर्मचारियों को आमंत्रित कर सकते हैं। ये उनके लिए एक रिकॉग्निशन यानी कि प्रोत्साहन भी होगा और आपको एक उनसे मिलने का अवसर भी प्रदान करेगा। कई बार इस व्यक्तिगत संपर्क की अनुपस्थिति और संचार की कमी के कारण भी नेतृत्व विफल हो जाता है। जब आपका संगठन छोटा था तो शायद आप 10 चीजें खुद करते थे और 10 अतिरिक्त परियोजनाओं की निगरानी भी
बड़ी सूक्ष्मता से करते थे। जैसे जैसे संगठन बढ़ता गया, आप कुछ समय के लिए तो अपने बढ़ते कार्यभार का सामना करने में सफल रहे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। इसलिए आपको डेलीगेट करना भी सीखना चाहिए जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फैलती है। निश्चित रूप से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होंगे जो आपको स्वयं अपने हाथों से करने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आप डेलीगेट और मॉनिटर कर सकते हो। कुछ डेलीगेट और फॉरगेट की श्रेणी में आ सकते हैं। और जो लीडर्स डेलीगेट नहीं करते, उन्हें संगठन के पतन के लिए देर सवेर तैयार रहना चाहिए। इन दिनों अधिकांश नेता महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दिए गए डेटा और विश्लेषण पर बहुत भरोसा रखते हैं, और कभी कभी डेटा से प्राप्त इस जानकारी की गलत व्याख्या से गलत निर्णय भी हो सकते हैं। और कई बार इन शीर्ष नेताओं के आत्मविश्वास, बल्कि मैं कहूंगा अति आत्मविश्वास से, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से, उनकी इंट्यूशन यानी कि अंतरात्मा के आधार पर निर्णय गलत सिद्ध हो जाते हैं। इस श्रेणी के तहत टाटा की नैनो कार की विफलता का वर्णन किया जा सकता है। आज वर्ष 2020 सितंबर माह चल रहा है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। 6 महीने नहीं तो 12 महीनों में हर मोबाइल फोन पुराना हो जाता है। इसी तरह कारपोरेट लीडर्स भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं यदि वे बदलते समय के साथ, बदलती जरूरतों के साथ और अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ खुद को नहीं बदलते। जो लोग सेल्फ स्टडी और कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार इत्यादि के थ्रू या वेबिनार के थ्रू अपने आप को प्रशिक्षित करते रहते हैं, वे बदलते समय की उथल पुथल के बावजूद अपने संगठन को चलाने में बेहतर स्थिति में होते हैं। और जो लोग लर्न, अनलर्न और रीलर्न से इनकार करते हैं, वे जल्द ही इतिहास बन जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, तकनीक और बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो बस शान के साथ रिटायर हो जाइए।